प्यारे बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो सेल टॉपिक से है। टॉपिक हमने लिया है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर एनटीएससी में पूछे जाते हैं, तो 9, 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और 11 में भी यह चैप्टर है, तो उनके लिए नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं देखता हूँ उसमें भी सेल से रिलेटेड चैप्टर में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स हैं, सब में सबका बॉडी सेल का बना है। उसमें जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सेल के अंदर हो रही हैं। इसका मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे बिल्डिंग है बहुत सारी ईंट से मिलके बनी है, वैसे ही प्लांट और एनिमल का बॉडी भी बहुत सारे सेल से मिलके बना है। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम सिंगल सेल से बने हैं। कुछ प्लांट हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, सिंगल सेल से बना है। बैक्टीरिया हैं वो तो लेस डेवलप्ड सेल से बने हुए हैं। तो लेस डेवलप्ड सेल है वो खुद। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप देख सकते हैं यहाँ सेल, यहाँ में ये जो सबसे ये एनिमल सेल है, जिसके ऊपर में ये बिल्कुल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल आप देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा है। और यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है। देखिए इनकी सतह पे दानेदार राइबोसोम है, और यह जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब जो राइबोसोम है उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे है। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए, बिकॉज प्रोटीन एंड लिपिड प्लेज इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। और यहाँ देख सकते हैं यह जो है गाल्जी बॉडी है। तो व्हाट एवर प्रोटीन एंड लिपिड प्रोड्यूस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आकर के गाल्जी बॉडी में स्टोर और पैकेज होता है। गाल्जी बॉडी में जो है यह प्रोड्यूस लाइसोसोम के एंजाइम को भी प्रोड्यूस करता है, खुद लाइसोसोम को भी प्रोड्यूस करता है। और गाल्जी बॉडी एनिमल सेल में क्रोमोसोम, स्पर्म के क्रोमोसोम को भी बनाता है। बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल में गाल्जी बॉडी एंजाइम्स भी बनाते हैं। और यह गाल्जी बॉडी प्लांट सेल में सेल डिवीजन में भी भाग लेता है, इसीलिए इसको गाल्जी बॉडी को प्लांट सेल में डिप्लोसोम भी कहा जाता है। और यहाँ पे यह जो है एनिमल सेल है, तो यह सेंट्रियोल है, यह सेल डिवीजन में भाग, एनिमल सेल में सेंट्रियोल सेल डिवीजन में भाग लेगा, लेकिन प्लांट सेल में गाल्जी बॉडी ही सेल डिवीजन में भी भाग लेता है। तो यह है प्लांट, यह एनिमल सेल। इसमें से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, केवल देखिए सेंट्रोसोम है, वही जब सेल डिवीजन होगा तो सेंट्रियोल में बदल करके क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा। तो यह और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एनर्जी जनरेट करता है सेल के अंदर ऑक्सीडेशन से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के डिस्कवरी में, उसके सेल ऑर्गेनेल के डिस्कवरी में काम किया है। तो रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक कार्प के पीस को कट करके, फाइन स्लाइस को कट करके देखा, वो बिल्कुल चेम्बर जैसे स्ट्रक्चर थे, क्योंकि कार्प डेड था तो सेल भी खाली था। जैसे एक तालाब में पानी सूख जाए एकदम खाली हो जाता है, वैसे ये सेल भी एकदम बिल्कुल बैकेंड था, डेड था। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म उसमें नहीं थे, न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं था ना साइटोप्लाज्म, तो उसको उन्हें सेलुलर चेम्बर नाम दिया, सेलुलर सेल। तो सबसे पहले सेल को खोजा कौन? 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा। लेकिन इन्होंने जो सेल खोजा वो डेड सेल था, और लिविंग सेल नहीं था। उसके बाद लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल को देखा था। तो हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? एंटोनी वान लीवेनहॉक। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? जेई पुरकिंजे ने जो है, जेई पुरकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। इसके बाद एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दिया। इन्होंने बोला सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद एक सेंटेंस और जोड़ा गया रूडोल्फ विर्को के द्वारा। रूडोल्फ विर्को ने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, माने एवरी सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी नई कोशिका पहले की बनी कोशिका से ही बनती है, ये उन्होंने बोला रूडोल्फ विर्को ने। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर क्या खोजा? न्यूक्लियस को खोजा।
तो आपने इतना स्टडी किया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन, आप टेस्ट करिए अपने आप को। तो लिविंग सेल वेयर डिस्कवर्ड बाई, तो लिविंग सेल पहले किसने खोजा, अभी अभी हमने बताया आपको कि लिविंग सेल वाई डिस्कवर्ड बाई लीवेनहॉक। तो यहाँ देख लीजिए, तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक, यह सी आपका ऑप्शन सही है। रॉबर्ट हुक ने तो जो खोजा था सेल वह कॉक सेल था, डेड सेल था। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया, लेकिन एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल देखा था, खोजा था। सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अभी अभी आपने पढ़ा, सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यह टर्म किसने दिया, यह सेंटेंस किसने दिया, हु स्टेटेड दिस सेंटेंस। तो अभी हमने बोला रूडोल्फ विर्को, इन्होंने बोला था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब प्रत्येक एवरी न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने प्रत्येक नई कोशिका पहले की कोशिका से बनती है। जैसे ये देखिए न्यू सेल, डाटा सेल बन रहा है, लेकिन पहले सेल ये है, पहले की सेल ये है, इसमें न्यूक्लियस है। अब यह सेल डिवीजन करने जा रहा है, यहाँ सेंट्रोसोम डिवाइड हो गया, सेंट्रियोल बनाएगा, क्रोमोजोम को खींचेगा। जैसे क्रोमोजोम सेपरेट होगा और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन हुआ, दो न्यूक्लियस अलग हुए, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, दो सेल बन गए। तो ये दो सेल किससे बने बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने। तो वही रूडोल्फ विर्को ने कहा एवरी न्यू सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब पौधे में देखिए एक छोटा सा सीड जब वो जर्मिनेट करता है, उसके एम्ब्रियो में सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो वो प्लूम्यूल बना, फिर रेडिकल बना, प्लूम्यूल के सेल डिवाइड हुए, शूट बनाए, ब्रांच बनाए, लीफ बनाए, रूट के सेल डिवाइड होकर रूट बनाते हैं। तो जो पहले के सेल हैं, जो एम्ब्रियो के सेल है, वही डिवाइड होकर पूरा प्लांट बनाया। एनिमल में भी जो एम्ब्रियो का सेल है वही डिवाइड होकर के पूरा एनिमल का टिश्यू और आर्गन सिस्टम बनाएगा। तो इस तरह से, और जो एम्ब्रियो के सेल कहाँ से आते हैं, जाइगोट से। जाइगोट कहाँ से आया, मेल और फीमेल पेरेंट के गैमीट से मिलने से बना। तो इस तरह से द एवरी न्यू सेल इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इन्होंने रूडोल्फ विर्को ने बोला था। अब सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसने दिया, अभी अभी बोला एम.जे. स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान इन 1838-39। इन्होंने 1838-39 में क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। इन्होंने क्या कहा, सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, माने किसी ऑर्गेनिज्म का जो शरीर बना है वो ढेर सारी सेल से मिलकर बना है। अगर यूनिसेलुलर है तो सिंगल, जैसे अमीबा पैरामीटर से यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल से बना है, और जो बड़े डेवलप्ड एनिमल हैं मल्टी सेलुलर हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, और उनके अंदर जितनी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उस सेल के अंदर होती हैं। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी क्या है, सेल है। रूडोल्फ विर्को ने क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, माने जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बने हैं। अब ऑर्गेनिज अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन डीएनए के अलावा कौन सा सेल ऑर्गेनिल है जिसमें न्यूक्लियस होता है, तो देखिए यहाँ न्यूक्लियस के अलावा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सी ऑप्शन इनका, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के इनका खुद का डीएनए होता है अलग से, और खुद का 70 राइबोसोम होता है। तो ये अपना प्रोटीन भी बना लेते हैं, अपना एंजाइम बना लेते हैं, और अपना मल्टीप्लिकेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर जरूरत पड़ने से बना लेता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि अपना एंजाइम खुद बना लेते हैं, इसके अंदर इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और लाइसोसोम, लाइसोसोम तो डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब टाइप ऑफ सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, सेल डेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है, अधिक डेवलप्ड है, इसके आधार पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, प्रो माने प्रिमिटिव, द सेल विच है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वहाँ पे। द सेल विच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, cell in which nucleus is not surrounded with nuclear membrane, there is no nuclear membrane or nuclear membrane bound cell organelle, that is called as eukaryote, the prokaryotic cell। pro माने primitive, primitive और कैरियन में न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें प्रिमिटिव कैरियन हो न्यूक्लियस, प्रिमिटिव माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा ना हो, डीएनए तो है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे नहीं है, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल वो भी नहीं होते हैं, और
यह जो है प्रोकैरियोटिक सेल कौन है? बैक्टीरिया सेल है। जितने भी बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्ला, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील नहीं होते हैं, इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल में एक खास बात और है कि इनका जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम केवल डीएनए ही होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और इनका डीएनए सर्कुलर होता है, बिल्कुल राउंड होता है। क्यों राउंड होता है? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन वहाँ है नहीं, तो वह रिपल्सन करता है और वो रिंग में हो जाता है, तो इनका सर्कुलर डीएनए होता है। अब आप देखते हैं यहाँ क्वेश्चन कुछ बन रहे हैं इस पे। द ओनली सेल ऑर्गेनील सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सेल ऑर्गेनील है इसमें से? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, प्लास्टिड भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं, राइबोसोम 70s राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया सेल में, साइनोबैक्टीरिया में 70s राइबोसोम होता है और वो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। तो इनमें केवल राइबोसोम, इसमें से चारों में से राइबोसोम होता है। अब सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, तो सर्कुलर डीएनए अभी अभी मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया सेल में सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल में सर्कुलर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल में तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है क्रोमोसोम के रूप में। और यहाँ नर्व सेल, नर्व सेल तो खुद ही यूकैरियोटिक सेल है, मसल सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में खाली डीएनए होता है, वो भी सर्कुलर होता है। अब यूकैरियोटिक सेल, यू माने वेल डेवलप्ड, कैरियन मीन न्यूक्लियस, द सेल व्हिच है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। जैसे हम लोगों के बॉडी का सेल है, डेवलप्ड एनिमल प्लांट हैं जितने, अमीबा पैरामीशियम में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सब होते हैं, तो वेल डेवलप्ड सेल हैं वो। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के जितने हैं सब, सबके सब क्या है बच्चों? यूकैरियोटिक सेल हैं। अब देखिए ये यूकैरियोटिक सेल, यहाँ भी मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा है, लेकिन ये न्यूक्लियस देखिए, इसका न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल वो भी हैं, और न्यूक्लियस इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बिल्कुल बाकायदे अच्छा से यहाँ देखिए घिरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अब यहाँ हम क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाते हैं आपको। या ये सेल के बारे में हो गया। प्लांट सेल देखिए, लीफ का सेक्शन कटा है, इसमें अपर एपिडर्मिस ये हो गया, यह अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस, बीच में पॉलीसेड टिश्यू है, और यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू है। ये प्लांट सेल है, ये पॉलीसेड मेसोफिल सेल है, ये पॉलीपिलर लाइक है, तो पॉलीसेड इसको कर दिया, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है। अब यहाँ पे द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें से किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे? आप देख सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अभी हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ग्लूकोज आएगा, यहाँ पे पार्विक एसिड बदलेगा, पार्विक एसिड यहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होगा उसका, ऑक्सीजन को बस में ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी बनती है और एटीपी रूप में स्टोर हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, और वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी है। और लाइसोसोम को, इसको तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल आ गया सेल में जो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देगा। कभी कभी मान लीजिए कोई सेल ऑर्गेनिक ही काम नहीं कर रहा है, तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, और कभी कभी ये खुद फट जाए तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहेंगे? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। वैसे तो सेल के लिए यूजफुल है, क्लीनर है सेल का, कोई भी वेस्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल आ गया जो सेल के लिए यूजफुल नहीं, उसको डाइजेस्ट कर देगा। सेल ऑर्गेनिक जो काम नहीं कर उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। तो लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज सराउंडेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, क्रोमोसोम भी होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ आरएनए एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम। एंड यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए एमआरएनए टीआरएनए को स्टोर करेगा, और राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिला करके राइबोसोम को बनाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल, न्यूक्लियस जो है कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है। सेल का न्यूक्लियस जो है, यहाँ न्यूक्लियस है, कंट्रोलर ऑफ द सेल है, क्योंकि अंदर क्रोमोजोम इसके होता है और डीएनए होते हैं। क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलकर क्रोमोजोम बनाते हैं। तो वो सारे कैरेक्टर इसके अंदर जितने भी हैं और जितने एंजाइम बने उसी डीएनए के द्वारा रेगुलेट होते हैं, सिंथेसिस उसका
उसी के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, सारे स्ट्रक्चर उसी से डेवलप होते हैं। और यह जो डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें डीऑक्सीरिबोज शुगर होता है। इसको डीएनए को डीऑक्सीरिबोज शुगर कहेंगे और आरएनए को रिबोज शुगर। तो डीएनए को डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में डीऑक्सीरिबोज शुगर होगा, आरएनए में राइबोज शुगर होगा। तो डीऑक्सीरिबोज शुगर और राइबोज शुगर दोनों पेंटोज शुगर हैं, क्योंकि इनमें कार्बन 5 होता है। जैसे ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं, हेक्सो शुगर होगा। लेकिन यह जो डीएनए है इसमें डीऑक्सीरिबोज शुगर, चाहे आरएनए में रिबोज शुगर, 5 कार्बन होते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जितना भी कैरेक्टर है बॉडी का स्ट्रक्चर, इंजाइम, हार्मोन, जो भी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं सबका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर है। इसलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन कहते हैं। और डीएनए में कोई चेंज आ गया तो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाता है। अब यह देखिए, न्यूक्लियस डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से घिरा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसके अंदर लिक्विड में न्यूक्लियोप्लाज्म और यह क्रोमेटिन, और यही क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो क्रोमोजोम बन जाएगा। और यहाँ न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर में आरएनए स्टोर होते हैं और राइबोसोम भी बनता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन है देखिए, यही कंडेंस होकर के क्रोमोजोम बना लिया। हर एक इंडिविजुअल में क्रोमोजोम की संख्या फिक्स होती है। जैसे हमारे सोमेटिक सेल में, डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोजोम है, पी में 14 क्रोमोजोम है, टोमेटो में 20 क्रोमोजोम है हर एक सेल में। तो इसे फिक्स होता है। लेकिन पहले ये क्या होता है? थ्रेड लाइक होता है, बाद में कंडेंस होकर के क्रोमोजोम बना लेता है। अब यही क्रोमोजोम खुलता है, देखिए क्रोमेटिन खुला। और ये क्रोमेटिन किसका बना हुआ है? क्रोमेटिन बना हुआ है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम्स का। क्रोमेटिन ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स का बना है। हर एक न्यूक्लियोसोम्स क्या है? देखिए बॉल लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोस, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसी के ऊपर में जो है यह डीएनए ट्रैप्ड होता है। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन ना हो तो डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है, तब तो ये बिखर जाएगा, ये क्वाइल होगा ही नहीं होगा। तो इतना लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रह पाएगा? तो बड़े से डीएनए को, फीते के आकार के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए को न्यूक्लियस में अरेंज करने के लिए यहाँ हिस्टोन प्रोटीन होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपट करके, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट करके यह जो है न्यूक्लियोसोम बनाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोजोम। तो इस तरह से क्रोमोजोम क्या है? कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर है। और डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, तो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन है। अब इसका एक सेगमेंट अगर एक ट्रेट को एक्सप्रेस करता है तो एक जीन है। तो डीएनए का सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहेंगे। और जीन, बहुत सारे जीन, वो डीएनए मिलकर के वो डीएनए है कंप्लीट। तो डीएनए, दिस इज द डीएनए नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल है। तो इस तरह से हम लोगों के शरीर में, हम लोगों के सेल में जो क्रोमोजोम है किसका बना है बच्चों? यह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन भी है और डीएनए भी है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ, तो अभी अभी हमने बोला क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। देखिए यहाँ पे क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम है, यही क्रोमोजोम है, क्रोमेटिन बना है न्यूक्लियोसोम्स का। न्यूक्लियोसोम्स किसका बना है? ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोजोम किसका बना? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। तो सी आंसर सही है। अब जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी बोला हमने कि डीएनए, हम लोगों के सेल के न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है और स्मॉल सेगमेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। तो फंक्शनल सेगमेंट डीएनए का क्या होगा? जीन होगा, दैट एक्सप्रेस पर्टिकुलर ट्रेट। तो बच्चों ये रहा सेल के बारे में क्वेश्चन। थैंक यू।